welcome to the fourth lecture of Cell, the Unit of Life. So आज का topic is endomembrane system. And if you are new to the channel, then hi, my name is Zia. I'm a botany honors student at Hansraj Delhi University. And rooted by GPU, we discuss all the 11th and 12th ka CBSE biology oriented topics that will help you with your competitive exams like NEET, CUET, UG and CBSE both as well. सो या आज के टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं. एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन मेक श्योर यू टू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग ज़्यादा इन द कमिंग वीक्स. एंड मेक श्योर यू टू कमेंट डाउन बिलो एज वेल इफ़ कोई भी डाउट होता है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती है. सो या लेट्स जस्ट बिगिन विद टुडेज टॉपिक. तो अगर हम आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करें सो दैट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब अगेन हम सबसे पहले वर्ड ब्रेक करने के साथ स्टार्ट करेंगे. तो विल ब्रेक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इनटू एंडो प्लस मेम्ब्रेन. एंडो मीन्स इनसाइड एंड मेम्ब्रेन जब हम कह रहे हैं तो हम डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं. सो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम लोग 4 ऐसे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, दैट इज़ ER विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे सेल के अंदर जो ये 4 ऑर्गेनल्स हैं, राइट, तो इनका फंक्शन कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि हम इन्हें एज अ सिस्टम पढ़ते हैं. ये सेल के अंदर कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें एक साथ पढ़ते हैं. और अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल्स में या तो एब्सेंट होता है या तो फिर नेग्लिजिबल होता है इन अमाउंट, राइट. तो जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो हम वैक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं और ER के बारे में और लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं. ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे फर्स्ट ऑर्गेनल के साथ, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर जिसे हम ER भी कहते हैं. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एक्सप्लेनिंग थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिफोर आई जंप राइट इनटू इट्स पॉइंट्स. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वर्ड को ब्रेक करने से आपको क्या समझ आता है? तो एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स सेल लाइक योर साइटोप्लाज्म, राइट, एंड एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम. रेटिकुलम आप बहुत टाइम से सुन रहे हो, राइट, बट रेटिकुलम का क्या मतलब है? जैसे लीव्स में आप आगे जाके पढ़ोगे एक रेटिकुलेट वेनेशन टाइप एक चीज़ होती है, राइट. तो रेटिकुलेट से मतलब है नेटवर्क लाइक. ऑलराइट, तो ये बिल्कुल सेल के अंदर एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का. ओके, तो क्या होता है कि आपको याद होगा कि जब मैंने प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक सेल का ER एक दूसरे सेल के ER से कनेक्टेड है. मतलब ये इतना ज़्यादा हर जगह पे फैल जा रहा है कि बहुत ही सॉलिड कनेक्शंस बना रहा है ये बिटवीन टू सेल्स ऑल्सो. तो ER जो है इट्स जस्ट अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही ऐसा लाइक ज़्यादा अमाउंट में हर एक डायरेक्शन में एक सेल के फैला हुआ है इन द साइटोप्लाज्म. ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स के साथ. ओके ओके, सो ER के कुछ बेसिक 3 से 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बिफोर हम इसके डायग्राम को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझें. ऑलराइट, सो ER का जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा दैट इज़ कि इट डिवाइड्स द सेल into luminal and extraluminal space. Now I'll be pinning a rough drawn diagram, ठीक है, अभी राइट नाउ. तो आप इसमें देख सकते हो कि जो सेल है, राइट, वो लूमेन और साइटोप्लाज्म के अंदर वो हो गया है, डिवाइड हो गया है, राइट. सो लूमेन वाला पार्ट कौन सा है? लूमेन वाला पार्ट वो पार्ट है जो कि आपके ER के अंडर आ जाएगा. जो भी पार्ट सेल का ER कवर कर रहा है, राइट, तो वो सारा पार्ट आपका उसके लूमेन के अंदर आ जाएगा, राइट. एंड बाकी जो स्पेस बच गया है वो सारा आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, राइट. सो अब बेसिकली क्या कहा मैंने कि जितना पार्ट ER के अंदर आएगा दैट वुड बी ऑल लूमिनल स्पेस. मीनवाइल जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगी एंड जो भी ER के अंदर नहीं होगा जो पार्ट, वो आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस. ऑलराइट, नाउ आई ऑल्सो रिमेंबर कि मैंने ये चीज़ आई थिंक इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मेंशन नहीं की है, बट जितने भी आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. सिंगल मेम्ब्रेन से क्या मतलब है?
जब हमने कल फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, जब हमने लास्ट वीडियो में फॉस्फोलिपिड की बायलेयर के बारे में बात की थी, तो वो जो दो वो जो एक सिंगल लेयर जिसमें दो फॉस्फोलिपिड्स का वो था, राइट, वो एक सिंगल लेयर है। तो इन सारे ऑर्गेनल्स के अराउंड आपके एक फॉस्फोलिपिड की बायलेयर तो होगी ही। ओके, ऑलराइट। कमिंग बैक टू ER, तो इसका सेकेंड पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, राइट, टू द सेल। अब देखो, जब इतना डेंस नेटवर्क हो रखा है आपके सेल के अंदर, राइट, तो इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा, वही मैंने कहा कि जब इतना ज़्यादा नेटवर्किंग हो रखी है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना किसी तरीके से थोड़ा सा स्ट्रक्चर या थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम इनसाइड द सेल। आउटसाइड सेल को प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपकी सेल वॉल है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो। अरे, तो बाहर से आपको सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, अगर प्लांट सेल की बात करूँ तो सेल वॉल है उसके लिए। मीनवाइल अंदर से कौन कर रहा है ये काम? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम कर रहा है। और अब ये ER जो है, ये तीन टाइप का हो सकता, सॉरी, दो टाइप का हो सकता है। ऑलराइट, एक हो सकता है आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम आगे जाके डिटेल में करेंगे, बट अभी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें उसके बारे में बता दूंगी, राइट। तो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर आपको राइबोसोम्स का प्रेजेंस दिखेगा। मीनवाइल जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर आपको राइबोसोम का प्रेजेंस नहीं दिखेगा। अरे, अब हम इसे डायग्राम के साथ थोड़ा और अच्छे से करते हैं। अरे, ओके, सो अब हम ER को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करेंगे, एंड इससे पहले मैं कुछ भी बोलना स्टार्ट करूँ, आई जस्ट पिन द डायग्राम ऑफ ER, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ER का डायग्राम है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही होगी। एंड NCERT की जो बुक है आपके, वहाँ पे एक लाइन है, एंड इट सेज समथिंग लाइक कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस टू फॉर्म ER, है ना। वो जो वो वाली लाइन है, उसमें थोड़ा सा ऐसा लाइक कन्फ्यूजन हो सकता है, सो आई जस्ट क्लियर इट आउट कि जो न्यूक्लियर, सबसे पहले जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। आपका जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल्स में, राइट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर दो होंगे। ओके, मतलब एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स होंगे आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, ओके, सो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है आपकी, राइट, दैट कंटिन्यूस टू फॉर्म ER। मीनवाइल जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब हम उसके बात करते हैं विद इन इट, विद रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ, एक आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू देम सेल्व्स, बट जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है विद रिस्पेक्ट टू ER, वो कंटिन्यू कर जाती है टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सिस्टर्ने, जो आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे अभी राइट नाउ, जो आपके बल्बस से जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, जैसे आगे पीछे ऐसे पैरेलली स्टैक्ड है, वो है आपके सिस्टर्ने। ऑलराइट, तो सिस्टर्ने की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले पॉइंट क्या आ जाता है कि दे आर सैक लाइक, दे आर थिन, दे आर पैरेलल, एक के पीछे एक पैक्ड है, राइट। ओके, एंड फिर उसके बाद आप देख रहे होगे इन द डायग्राम इटसेल्फ कि आपके जो सिस्टर्ने हैं, वो कंटिन्यू कर जाते हैं टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ट्यूब्यूल्स की बात करें, तो आप देख सकते हो कि ट्यूब्यूल्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये थोड़े से ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब या फिर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो इनके ऊपर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे कि दे आर ट्यूब लाइक, और सबसे बड़ी बात जो है कि दे आर ब्रांच्ड। आपके जो सिस्टर्ने हैं वो ऐसे पैरेलली स्टैक्ड है, मीनवाइल जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, वो उनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ओके, तो अब सिस्टर्ने एंड फिर जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ER बनाते हैं। तो आपके जो सिस्टर्ने हैं, दे फॉर्म आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, और मीनवाइल जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, ये कंसिस्ट करते हैं एंड और मे बी दे फॉर्म
योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस बेसिस पे कहे जा रहे हैं, राइट? हम कह रहे हैं ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ पे जो आपके राइबोसोम है, दीज आर योर 80s राइबोसोम। ओके, हमने 70s राइबोसोम्स के बारे में बात की थी इन द प्रोकैरियोटिक सेल। मीनवाइल ये है आपके 80s राइबोसोम्स। अब नॉट वरी, हम राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं आगे, राइट? बट ये है आपके 80s राइबोसोम्स, राइट? तो जो राइबोसोम्स हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हैं वाया सम प्रोटीन्स। ओके, सो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने ड्रॉ करके नीचे सबसे नीचे लिख के रखा है कि दीज प्रोटीन्स आर नथिंग बट राइबोफोरिन 1 and 2। ओके, तो ये जो राइबोफोरिन 1 and 2 है, ये आपके प्रोटीन्स को कुछ इस तरीके से बाय यू नो पकड़ के रखे हुए हैं टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एम्बेडेड है ये प्रोटीन्स राइबोफोरिन 1 and 2, एंड ये आपके राइबोसोम्स को पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं, राइट? इनके थ्रू आपके आपके राइबोसोम्स ईआर को अटैच्ड है राइबोफोरिन 1 and 2 के थ्रू, राइट? ओके, अब जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, तो हम इसमें इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट्स होंगे कि इसके ऊपर 80s राइबोसोम्स आपके अटैच्ड हैं, राइट, एज आई जस्ट सेड। और ये थोड़े से ग्रैनुलर है अपीयरेंस में आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीनवाइल, ओके, नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्रोटीन बनाने का जो काम है वो आपका राइबोसोम्स का है, राइट? आपकी जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, जो मैंने आई थिंक सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दोज आर योर राइबोसोम्स। बट आपके जो राइबोसोम्स हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए हैं, राइट? तो वो पूरा एरिया ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मे बी ई आर इफ आई जस्ट से, वो पूरे एरिया का काम ही प्रोटीन बनाने का हो जाता है। सो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? ये इसका एक फंक्शन हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जस्ट बिकॉज आपके राइबोसोम्स उस जगह पे अटैच्ड हैं, आपके राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो पूरा एरिया ऑफ ईयर ऑल्सो बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? ओके, अब हम टिब्यूल्स के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, थोड़ा सा और बात करते हैं अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? तो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेरे को आपको पॉइंट्स बताने हो, सो दैट वुड बी कि फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि देर इज एब्सेंस ऑफ 80s राइबोसोम्स। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर मैंने राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ किए हुए बिकॉज नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की राइबोसोम के एब्सेंस की वजह से ही, पॉइंट नंबर 2, ए ग्रैनुलर अपीयरेंस आती है। राइबोसोम्स के होने की वजह से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे थोड़ी ग्रेनी ग्रेनी सी अपीयरेंस आ रही थी, जो कि मैंने आर ई आर समझाते टाइम अभी बताया। तो सिंस उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट है, तो यहाँ पे आपको ए ग्रैनुलर अपीयरेंस दिखेगी। ओके, और अब इसके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम अब धीरे धीरे बात करते हैं। ओके, सो सबसे पहला फंक्शन आ जाता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। अब आपके जो कुछ हॉर्मोन्स हैं, अगर मैं बोलूँ, जैसे टेस्टोस्टेरोन है या फिर ईस्ट्रोजन है, तो ये सारे आपके लिपिड बेस्ड या स्टेरॉल बेस्ड हॉर्मोन्स हैं, राइट? तो इनका सिंथेसिस कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर? एस के थ्रू, अरे, तो आपके एस जो है, ये आपके ये लिपिड बेस्ड या स्टेरॉल बेस्ड हार्मोन सिंथेसाइज बॉडी में होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? ओके, सेकेंड पॉइंट आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ओके, नाउ अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस? एक्सक्रीट आउट करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ एग्जैक्टली, राइट, बट लाइक ब्रेक डाउन, राइट? तो उसका आंसर आ जाएगा लिवर सेल्स, राइट? बिकॉज आपके लिवर सेल्स जो है, वो आपके जो भी आप, फॉर एग्जांपल, आपने कुछ लोगों का सुना होगा जो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको फैटी लिवर हो जाता है, राइट? बिकॉज योर लिवर इज टेक्निकली वर्किंग एक्स्ट्रा टाइम टू कॉम्पनसेट, राइट, वो ड्रग्स बॉडी से रिमूव करने के लिए या फिर अल्कोहल रिमूव करने के लिए, राइट? तो इस वजह से आपके लिवर सेल्स में आपके फैटी लिवर हो जाते हैं उन लोगों को जो लोग ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं,
राइट। तो इसका मतलब है कि आपके लिवर सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एस प्रेजेंट होगा, राइट, बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एस रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ओके, अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि देर इज हाई कैल्शियम रिजर्व इन सम ऑफ द एस एंड हम उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आपके जो मसल सेल्स है, इसके बारे में आप जूलॉजी में पढ़ोगे, आपके मसल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम कैल्शियम स्टोर कर देते हैं, राइट। तो आप इसके बारे में पढ़ोगे कि ड्यू टू ईफ्लक्स और इनफ्लक्स आपके मसल मूव करती है। कैल्शियम को जब ज़्यादा हाई अमाउंट में आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ नथिंग बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, जब वो कैल्शियम के आयंस को रिमूव करती है, लाइक ईफ्लक्स एंड इनफ्लक्स करती है, वापस इनटेक करती है, तो उसकी वजह से आपकी मसल्स मूव करती हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट ऐसा ऑर्गेनल जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमने स्टोर कर दिया, दैट इज नथिंग बट योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली, राइट। ओके, एंड ये आपके मसल सेल्स में ऑब्जर्व होता है। ओके, ओके। अब हमने डायग्राम के अंदर मैंने कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स भी आपको ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं। सो दो स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट वेसिकल्स। ओके, ऑलराइट। तो अगर मेरे को वेसिकल्स को एक्सप्लेन करना हो तो दे कैरी सम सॉर्ट ऑफ सिक्रीशन। ओके, ऑलराइट। अब देखो, सेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके 100% से ही सिंथेसाइज नहीं होते, राइट। उनका आगे सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हर बार ही मॉडिफिकेशन होगा, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसे लाइक कम्प्लीटली से भी बनती हैं, बट समटाइम्स इट्स लाइक कि से निकलने वाली चीज़ इज लाइक अ प्रिकर्सर। ओके, प्रिकर्सर क्या होता है? रॉ मटेरियल फॉर सम एंड प्रोडक्ट। ओके, तो किसी एक चीज़ के रॉ मटेरियल की तरह ये एक्ट करता है, प्रिकर्सर भेज रहा है टू अनदर ऑर्गेनल जो आगे लाइन में है, एंड दैट इज नथिंग बट योर गोल्जी। तो क्या करता है कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये सिक्रीशंस को वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है, एंड देन उसे उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है टू गोल्जी फॉर सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। ओके, ऑलराइट। तो यही है कि सिक्रीशंस के फॉर्म में वेसिकल उसे कैरी करता है, राइट, फ्रॉम वन ऑर्गेनल टू अनदर। एंड ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपके जो ओके, ये वेसिकल्स आपको मिलेंगे अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं तो इसके अंदर प्रोबेबली कोई प्रोटीन का प्रिकर्सर होगा या प्रोटीन की कुछ सिक्रीशंस होंगी, राइट। एंड अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रहा है तो इसमें कुछ लिपिड्स या स्टेरॉल्स होंगे। ओके, ऑलराइट। द फैक्ट दैट आई वाज टेलिंग यू अभी इज कि कुछ ऐसे सेल्स जिनके अंदर, सिंस आपने अभी जिस डायग्राम में देखा कि जो आपका है ये एक एक्सटेंशन है न्यूक्लियस का, राइट, न्यूक्लियस की वॉल से ही आगे एक्सटेंड हो रहा है। बट ऐसे सेल्स का क्या होगा जिनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल योर आरबीसी सेल्स, राइट। तो जो वेसिकल्स हैं, दीज आर द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज प्रेजेंट इन योर आरबीसी। ओके, को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके वेसिकल्स आर द ओनली स्ट्रक्चर इन सच सेल्स लाइक आरबीसी जो कि सिक्रीशंस कैरी करते हैं। ओके, and yeah, now we'll proceed with the other organelle that is nothing but your Golgi. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब सेकेंड ऑर्गेनल के साथ जो कि के बिल्कुल साइड में ही है, वहीं पे साइटोप्लाज्म में, एंड दैट इज नथिंग बट योर गोल्जी apparatus. ओके, सो इसके साथ स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट पिन द डायग्राम फॉर गोल्जी, एंड अब हम इसके स्ट्रक्चर को साथ साथ डायग्राम के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, ओके। सो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो आपके वेसिकल्स हैं जो कि से रिलीज होते हैं, अगर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहे हैं तो उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस, या फिर अगर वो से रिलीज हो रहे हैं तो उनके अंदर कुछ लिपिड या फिर स्टेरॉल की सिक्रीशंस होंगी। ऑलराइट, सो जब ये वेसिकल्स हैं, अब जब ये रिलीज हो रहे हैं तो ये गोल्जी के एक साइड के साथ, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, वो फ्यूज हो जाता है,
ऑलराइट, तो अब ये जिस गोल्जी की साइड के साथ फ्यूज हो रहा है, उस साइड को हम उस साइड को आपको लाइक डायग्राम में दिख रहा होगा, वो साइड को हम कहते हैं सिस फेस, या फिर फॉर्मिंग फेस, या फिर कॉन्वेक्स फेस। आपको डायग्राम में कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा गोल्जी का, राइट? ये ऐसे बेंट होता है, तो इस साइड के साथ आपके वेसिकल्स आके फ्यूज कर जा रहे हैं, ऑलराइट, जो कि ईआर से रिलीज हो रहे हैं। ओके, एंड इसका जो ऑपोजिट साइड होगा, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांस फेस कहेंगे, या फिर हम मैच्योरिंग फेस कहेंगे, या तो कॉनकेव फेस कहते हैं। ओके, अब जब आप इसका डायग्राम देख रहे हो तो आपको इससे समझ आ रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू व्हाट वी सॉ फॉर ई आर, राइट? इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इसमें भी आपके जो थोड़े से बल्बस स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम सिस्टर्ने कहते हैं। एंड फिर सिस्टर्ने आगे जाके कुछ ब्रांचिंग की फॉर्म्स में आपको दिख रहे होंगे, राइट, जो कि आपके टिब्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ से भी कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, या फिर आई वुड से कि यहाँ से थोड़े से बड़े वेसिकल्स निकलते हैं, जिनको हम गोल्जियन वैक्यूल भी कहते हैं। ऑलराइट, ओके। अब गोल्जी अपैरेटस की जो डिस्कवरी थी उसका क्रेडिट हम देते हैं कैमिलो गोल्जी को। ऑलराइट, और ऑल्सो आप ये नोटिस करोगे, आप कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी रेफरेंस बुक में पढ़ोगे कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें कुछ टाइम तक ऐसे कहा गया था कि exactly Golgi apparatus same as animal cells present नहीं है, but they are present in the form of something that we call dictyosomes. Okay, so dictyosomes में क्या था? कि इसमें आपको ब्रांचिंग पैटर्न नहीं दिखेगा जैसे अभी आपको एनिमल सेल्स में दिख रहा था। आई जस्ट पिन द डायग्राम फॉर डिक्टियोसोम्स। ओके, सो आपको डिक्टियोसोम्स में ऐसा वो कनेक्टेड ब्रांचिंग पैटर्न नहीं दिखेगा, बट इसमें आपको जिसमें आपके जो सिस्टर्ने हैं वो आपको ऐसे पैरेलल स्टैक्ड दिख जाएंगे। ऑलराइट, इसमें ब्रांचेस में कनेक्टेड वो सिस्टम नहीं होगा, बट इसमें आपको पैरेलल स्टैक्ड सिस्टर्ने मिल जाएंगे। ऑलराइट, मीनवाइल अगर मैं फंगस की बात करूँ, तो फंगस में इसका बहुत ही ऐसा लाइक सिंपलर, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा आपको। एंड फंगस में क्या होता है, आपको सिर्फ एक सिस्टर्ने दिखेगा, और सिर्फ एक या फिर दो एट मैक्स हो सकता है, बट उसमें से कुछ भी ऐसा लाइक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग नहीं है, या फिर बहुत सारे मल्टीपल सिस्टर्ने आपस में स्टैक्ड नहीं दिखेंगे। एंड फंगस के केस में इसको हम कहते हैं यूनिसिस्टर्नल। ओके, मतलब कि यूनि मतलब वन एंड सिस्टर्ना मतलब सिस्टर्ने, एक ही सिस्टर्ने दिखेगा, या तो एक दिखेगा तो दो भी हो सकते हैं, बट वेसिकल्स भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, एंड सिर्फ पैरेलल स्टैकिंग आपको नहीं दिखेगी। अरे, अब हम बात करते हैं गोल्जी के फंक्शन के बारे में, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके, सो अब गोल्जी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो बेसिकली गोल्जी का काम कैसा सा है? सो गोल्जी आपका बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ओके, तो जैसे कोई भी चिट्ठी आती है पोस्ट ऑफिस में, तो चिट्ठी कहाँ से आ रही है? आपके ईआर से आ रही है। गोल्जी अपैरेटस उस चिट्ठी पे बस स्टैंप लगाता है, एंड देन उस चिट्ठी को बाहर की साइड सेल के टूवर्ड्स भेज दिया जाता है। अब वो सेल के अंदर किसी पार्ट में भी हो सकता है, या फिर सेल के बाहर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि वो चीज़ चाहिए कहाँ पे। राइट, तो अब गोल्जी के फंक्शंस को याद करने के लिए आई पर्सनली यूज़ अ निमोनिक विच इज़ कॉल्ड एज स्टैम्प्स, STAMPS। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो उसके फंक्शंस को। राइट, तो सबसे पहला आ जाता है सिक्रीशंस का। अब गोल्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द सिक्रीशंस। अब इसके बारे में मैं बात करूँगा आगे चैप्टर्स में। तो मॉर्फोलॉजी करके आपका एक चैप्टर है 11th क्लास में, राइट? तो उसमें एक टॉपिक है जोन्स ऑफ रूट, जिसमें जो रूट कैप है उसके पेरिफेरल सेल्स में गोल्जी का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, बिकॉज गोल्जी एज आई जस्ट सेड उसका वन ऑफ द फंक्शंस इज की सिक्रीशंस। अब वो क्या करता है कि सिक्रेट, अब जो रूट कैप के सेल्स हैं वो ऐसे कुछ सिक्रेट करते हैं दैट मेक्स द सॉइल अराउंड द रूट मॉइस्ट। तो उस वजह से आपके रूट को सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। राइट, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है आपके? गोल्जीज। ओके, सेकेंड पॉइंट आ जाता है ट्रांसपोर्ट का। अब कोई भी चीज़ मॉडिफाई होनी है या कहीं भी ट्रांसपोर्ट होनी है, बी इट इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, उस सब का देख रेख आपका गोल्जी करता है। तो गोल्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग ऑल ऑफ दैट। ओके, थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स क्या होता है? एक्रोसोम्स इज नथिंग बट द हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। आपका जो ह्यूमन स्पर्म है उसका हेड, एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। उसके अंदर आपकी गोल्जी की सिक्रीशंस, गोल्जी की कुछ सिक्रीशंस प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है ओवम के बहुत सारी सेल
बहुत सारी वॉल्स को ऐसे पेनिट्रेट करने में। ऑलराइट, तो उससे क्या होता है कि स्पर्म इजीली वो ओवा की बहुत सारी वॉल्स को ब्रेक करके थ्रू जाके फर्टिलाइज कर पाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलजी। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है मॉडिफिकेशन का। ओके, सो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि वेसिकल्स के अंदर कुछ सिक्रेशंस प्रेजेंट होती है, राइट? तो अब उन चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है। मैंने जस्ट बोला था कि कॉलजी का काम ही मॉडिफिकेशन का है, राइट? उसका प्राइमरी जो फंक्शन है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल जो कि आपका ई आर के टूवर्ड से आ रहा है, राइट? तो ये क्या करता है कि अगर आर ई आर के टूवर्ड से आ रहा है तो वो कुछ प्रोटीनेशियस सिक्रेशन है, राइट? एंड अगर एस ई आर के टूवर्ड से आ रहा है तो वो कुछ लिपिड या फिर कोई स्टेरॉल की फॉर्म की सिक्रेशन है। अब ये क्या करता है, उसके आगे शुगर लगा देता है, राइट? तो अगर अगर उसने प्रोटीन के आगे शुगर लगा दिया, लाइक प्रोटीन के साथ शुगर लगा दिया, तो वो हो जाएगा ग्लाइको प्रोटीन, राइट? और अगर उसने लिपिड के साथ शुगर लगा दिया तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये प्रोसेस को ये शुगर लगा देना किसी प्रोटीन के साथ, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये आपकी एनसीईआरटी के गोल्जी apparatus के लास्ट वाले किसी पार्ट में है, लास्ट पैराग्राफ की किसी लाइन में है, ऑलराइट? और अगर हम लिपिड के ऊपर शुगर लगा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। अब आप इसे याद कैसे कर सकते हो, लिपिड में डी आता है और ग्लाइकोसाइडेशन में भी डी आता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। अब फिफ्थ पॉइंट आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन, राइट? तो इसके लिए भी आपका गोल्जी रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑल्सो एस से आ जाएगा आपका सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर्स। आपको पता है शुगर, लाइक अगर प्लांट्स की बात करूँ तो किचन ऑफ, लाइक यू नो किचन किसे कहते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट को, राइट? यहाँ पे सारा खाना बनता है, तो इवेंचुअली आपके शुगर का सिंथेसिस तो वेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ और भी शुगर्स हैं, कुछ सेपरेट टाइप्स ऑफ शुगर है जिनका मॉडिफिकेशन या फिर सिंथेसिस हो रहा है। तो दीज शुगर्स की सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन के लिए है आपका गोल्जी apparatus। ओके, ओके। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गेनल। ऑलराइट, सो अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करते हैं, दैट इज लाइसोसोम्स, राइट? इनके बारे में आपने अपनी पहली की कुछ क्लासेस में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है इसके बारे में तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होगा कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली कैसा क्यों कहते हैं, ऑलराइट? ओके, सो आपको याद होगा कि गोल्जी के डायग्राम में हमने गोल्जी के ट्रांसफॉर्मिंग फेज वाले एरिया से कुछ वेसिकल्स निकलते हुए दिखाए थे, राइट? एंड हमने ये भी कहा था कि गोल्जी का वन ऑफ द फंक्शंस इज सिक्रेशंस, राइट? ओके, तो क्या है कि गोल्जी के इन वेसिकल्स में से कभी कभी गोल्जी कुछ ऐसी सिक्रीशंस इन वेसिकल्स के अंदर पैक कर देता है, या फिर अगर मैं कहूँ कुछ एंजाइम्स पैक कर देता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कुछ चीज़ों के डाइजेशन के लिए। अरे, तो क्या है ये एंजाइम्स? पहली बात तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम कोई भी ऐसा प्रोटीनेशियस चीज़ है, एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, राइट? जो कि आपके मल्टीपल बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, यू नो, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जिनका काम आता है। अगर मैं वो लाइसोसोम के बारे में बात करूँ तो इसका कुछ चीज़ स्पेसिफिक है जो मैं भी बताऊँगी, ऑलराइट? ओके, तो ये एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स हैं एग्जैक्टली? ये आपके हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्या मतलब होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम से मतलब होता है कोई भी ऐसे एंजाइम्स जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीएजेस हो सकते हैं आपके एंजाइम, जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगर मैं लिपिड्स का ब्रेकडाउन की बात करूँ तो लाइपेजेस हो सकते हैं, राइट? ऐसे एंजाइम्स। ओके, अभी बट ये इनिशियल स्टेजेस पे ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, राइट? अभी इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है? बिकॉज अभी कुछ खाने को या फिर कुछ पचाने को सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट है, राइट? तो अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे इनिशियल स्टेजेस में, राइट? आई विल बी पिनिंग द डायग्राम ताकि आपको इस पूरे सिनेरियो का एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाए, राइट? ओके, अब आप ये सोच रहे होगे कि क्या ये सिक्रीशन या फिर क्या ये एंजाइम्स गोल्जी ने बनाए हैं? वेल द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये एक एंजाइम है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स किस चीज़ से बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं। क्या गोल्जी प्रोटीन्स बना सकता है? नहीं, राइट? तो ये कहाँ से बन के आ रहे होंगे? ई आर से। और ई आर में भी कौन से वाले पार्ट्स है? आर ई आर से। आर ई आर के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, राइट? प्रोटीन मशीनरीज हैं।
राइट। तो ये सारी चीज़ वहाँ से बन के आ रही है, इट्स जस्ट कॉलेजी उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दे रहा है या फिर किसी स्पेशल वे में पैक कर दे रहा है फॉर द सेल। ओके, ऑलराइट। अब ये खाने की चीज़ या फिर ये पचाने की चीज़ कहाँ से आएगी? सेल मेम्ब्रेन से। अब आपको सेकंड लेक्चर से या फिर थर्ड लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ फूड पार्टिकल्स आने के प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। एंडो मीन्स इनसाइड और साइटोसिस मतलब सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसे वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर या फिर ऐसे कुछ वैक्यूल टाइप, सॉरी, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर में उसको एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को और अंदर के टूवर्ड्स ले लेता है, राइट। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि मैंने ऐसा सिमिलर सा कुछ पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में ऐसे मार्क कर रखा है, राइट। ऑलराइट। तो ये खाने का पार्ट ये बाहर से आ जाता है और ये खाने के इस वेसिकल को हम क्या कहेंगे? फैगोजोम। ऑलराइट, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, ओके। अब ये जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, ये बाय द वे जो मैंने आपको बोला था कि इनएक्टिव फॉर्म में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैरी करने वाले वेसिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स और एक फैगोसोम जिसके अंदर फूड पार्टिकल है, ये मिल जाते हैं, राइट। एंड देन इसके अंदर क्या होता है कि ये फूड पार्टिकल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिल गया। अब क्या होता है कि सेल इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन पंप कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप क्यों करा है? ताकि ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाए। अब आपको ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको लो पीएच चाहिए होता है, ठीक है। अब लो पीएच कैसे होगा? जब आपके H प्लस आयन ज़्यादा होंगे, राइट। तो क्या होता है कि आपके इन इन वेसिकल्स के अंदर H प्लस आयन्स को पंप कर दिया जाता है ताकि लो पीएच हो जाए एंड आपका एंजाइम एक्टिवेट हो जाए फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए। अरे, अब इसको, अब ये जो पूरा चीज़ बन गई है, जो आपका दूसरा एक अलग सा टाइप ऑफ चीज़ बन गई है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, या तो फिर हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज हेट्रोफैगोसोम्स, ठीक है। ऑलराइट। तो अब इस सिनेरियो में जब आपके हेट्रोफैगोसोम बन गया है, यहाँ पे आपके पास है एक एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि इस खाने के पार्टिकल को अब पचाएगा। अब पचा लिया, खा लिया, सब कुछ हो गया ठीक है। तो अब क्या होता है कि नेक्स्ट चीज़, ये अब ये क्या बन जाता है? अब ये बन जाता है रेजिडुअल बॉडी। अब सेल, अब इस वेसिकल के अंदर से जो भी काम की चीज़ थी वो सेल के टुवर्ड्स भेज दी जाती है, और बट इस वेसिकल के अंदर सारा टॉक्सिक मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल रह जाता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल बॉडी कहेंगे, जिसके अंदर आपका सारा टॉक्सिक मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल है, ओके। अब दूसरा एक प्रोसेस के बारे में भी मैंने तब बात की थी, दैट वाज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स एग्जिट, साइटोसिस मतलब बाहर, सेल से बाहर। तो फिर इन रेजिडुअल बॉडीज को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है वाया एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये रेजिडुअल बॉडीज में एक तो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वही इसकी बात है कि इसके अंदर या तो वेस्ट होगा, राइट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे। अब इनको हम नहीं रख सकते एग्जैक्टली सेल में, रेजिडुअल बॉडीज को हम नहीं रख सकते सेल में, बिकॉज अगर टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा सेल के अंदर रहेगा तो सेल आपके मरने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो अब इससे बहुत सारे, इसके अक्यूमुलेशन से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास है लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, एंड पॉलीनेफ्राइटिस भी हो सकता है। पॉलीनेफ्राइटिस एज नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का सेल है, राइट। तो अब आप ये सोचो कि किडनी का सेल ऑलरेडी कितना सारा काम कर रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस को उस ऑर्गन में से निकालने के लिए, राइट। और किडनी के सेल के आसपास ही कितना ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस अवेलेबल है, राइट। तो अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस को टाइम टू टाइम नहीं निकालेगा तो फिर ऑर्गन फेलियर के चांसेस है, राइट। और अगर किडनी का सेल ही टॉक्सिक सब्सटेंस होल्ड करके रखना शुरू हो गया तो फिर खराब हो जाएगा ऑर्गन आपका, राइट। अरे, तो ये होता है। एंड अनदर थिंग, अब मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इन्हें सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, राइट। ओके, तो क्या होता है कि जब आपके सेल के अंदर का कोई ऐसा ऑर्गेनल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ क्लोरोप्लास्ट है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई भी अगर ऐसा ऑर्गेनल है जो कि खराब हो गया है या फिर पुराना हो गया है, तो ये आपके लाइसोसोम्स जो है, ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये लाइसोसोम उसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है। उस पुराने ऑर्गेनल को सराउंड कर लेते हैं
एंड देन इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है? आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि उन्होंने एक ऑर्गेनल को ऐसे सराउंड कर लिया एंड देन उनकी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती है एंड ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है अराउंड द ओल्ड ऑर्गेनल। अब ये क्या होता है, इसके अंदर के टूवर्ड्स इनके अंदर अगेन प्रोटॉन पंप कर दिया जाता है एंड एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो उस ऑर्गेनल के टूवर्ड्स सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं इन ऑर्डर टू डिस्पोज इट ऑफ या फिर उसको किल करने के लिए। और अब इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, या फिर इस तरीके से जब ये ऐसा काम करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं ऑटोफेगिक लाइसोसोम्स। ऑटो मीन्स अपने आप एंड फेजी होता है खा लेना, ठीक है? किसी भी चीज़ को फेजी मतलब एनगल्फ कर लेना होता है, ठीक है? ऑलराइट, तो अब आप देख रहे हो कि एक ही ऑर्गेनल कितने सारे तरीके के काम कर रहा है, राइट? एक कितने सारे मॉर्फोलॉजिकल वेज में प्रेजेंट है। प्राइमरी लाइसोसोम की तरह से भी प्रेजेंट है, रेजिडुअल बॉडीज की तरह भी प्रेजेंट है, हेट्रोफैगोसोम के टाइप्स भी प्रेजेंट है, ऑटोफेगिक लाइसोसोम्स ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स की तरह भी प्रेजेंट है। तो जब ये मल्टीपल ऐसे मॉर्फोलॉजी शो करता है तो वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर सच थिंग्स इन बायोलॉजी एंड हम इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक मेजर एग्जांपल कौन हो जाएगा आपका? लाइसोसोम्स। ऑलराइट। ओके। ओके, सो अब हम जो लास्ट टॉपिक की बात करेंगे फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सो दैट वुड बी अ वैक्यूल। अब अगर मैं वैक्यूल के बारे में थोड़ा आपको बताऊँ या फिर अभी जब आई बी एक्सप्लेनिंग यू टाइप्स ऑफ वैक्यूल, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वैक्यूल का जो फंक्शन है हम इसे एंडोमेम्ब्रेन के अंदर तो डेफिनेटली काउंट करते हैं, राइट? बिकॉज पहली बात तो ये है कि इट हैज़ अ सिंगल फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर अराउंड इट, जो कि हम नॉर्मल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में कह ही रहे थे, लाइक गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम वगैरह के लिए भी हम कह ही रहे थे। बट वैक्यूल के बारे में अभी जब आप पढ़ोगे अभी, जब मैं आई बी टीचिंग यू, तो यू विल रियलाइज कि इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है जितना बाकी आपका ईआर, गोल्जी और लाइसोसोम्स का फंक्शन ऐसे कनेक्टेड था। सो वैक्यूल, आपको पता होगा कि अभी जब मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि एनिमल सेल्स में इतना प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं है, या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे या तो बहुत ही कम होंगे नंबर्स, बट प्लांट सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। राइट, आपने पढ़ा होगा कि इट टेक्स अप समवेयर अराउंड 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ प्लांट सेल, राइट? ओके, सो वैक्यूल के हम लोग 3 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसके ऊपर काफ़ी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सो इट बिकम्स काइंड इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जाता है आपके पास सैप वैक्यूल। अब जो सैप वैक्यूल है वो मेजरली आपको ऐसा प्लांट सेल्स में मिलेगा, और इट इज वो नॉर्मल वैक्यूल जो आप बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हो, ठीक है? इट टेक्स अप अबाउट 90% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम एंड ये आपके स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब तो स्टोरेज में क्या आ जाएगा, कोई भी आयन्स आ जाएंगे, मेटाबोलाइट्स आ जाएंगे, या कोई भी और फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल आ जाएगा, या फिर पिगमेंट्स भी आ जाते हैं। कुछ आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देयर वाज अ क्वेश्चन कि सैप वैक्यूल के अंदर कौन सा ऐसा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट आपको मिलता है, तो उसका आंसर था एंथोसाइनिन, ठीक है? तो आपके सैप वैक्यूल जो है वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसका मेन फंक्शन क्या जाएगा, स्टोरेज। एंड स्टोरेज किन चीज़ों का हो सकता है, आयन्स का हो सकता है, मेटाबोलाइट्स का हो सकता है, पिगमेंट्स का हो सकता है, या फिर रिजर्व फूड मटीरियल भी हो सकता है। अरे, एंड सैप वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है हम उसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म कि टोनोप्लास्ट सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं। हर एक वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट नहीं कहते, सिर्फ सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अरे ओके, सो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्यूल है दैट वुड बी अ गैस वैक्यूल। अब गैस वैक्यूल आपको मिलता है ऐसा एक साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अंदर आपको गैस वैक्यूल मिलता है। गैस वैक्यूल कुछ नहीं है, बस एक एयर का बबल है, राइट? इट इज जस्ट अ एयर बबल, ठीक है? एंड ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। आई रिमेंबर मैंने आपको समझाया था कि जो ये गैस वैक्यूल्स होते हैं ये इनके आपको मेम्ब्रेन नहीं है, बट पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऐसा सराउंड करके जस्ट एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, राइट? आपने जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि जब आप एयर बबल्स जब आप स्ट्रॉ से बबल्स ब्लो करते हो पानी के अंदर, तो ऐसे वो छोटे छोटे स्पेरिकल्स से वो बन जाते हैं, तो दोज आर नथिंग बट योर गैस वैक्यूल्स ओनली, ठीक है? तो उसमें फॉस्फो मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नहीं है वो,
राइट, वो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की एक मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ये नो मेम्ब्रेन बाउंडेड, लाइक इट हैज़ नो मेम्ब्रेन, ऐसा लाइक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नहीं है यहाँ पे, राइट। बट इसका काम क्या होता है, ये है क्यों, ये सिर्फ आपको बायंसी प्रोवाइड करेगा। तो ये पानी के बबल्स, सॉरी ये जो बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, ये बस बायंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायंसी मतलब फ्लोटिंग के लिए, फ्लोटेशन के लिए, राइट। ओके, तो थर्ड टॉपिक, सॉरी जो थर्ड वैक्यूल आ जाता है, दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको ऐसे लाइक छोटे ऑर्गेनिजम्स में ही मिलेगा, जैसे आपके डायटम्स, डायटम्स में, जिसके बारे में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, राइट, एंड ऑल्सो आपके अमीबा के अंदर, यूग्लिना के अंदर, राइट। सो इनका काम कुछ नहीं, इनका काम सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन का एंड एक्सक्रीशन का है ना। व्हाट डू आई मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब हो जाता है आपका आयोनिक बैलेंस। एक सेल के अंदर आयंस का कितने आयंस होने चाहिए या फिर कितने आयंस बाहर निकालने हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। एक सेल के अंदर न्यूट्रल कंडीशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा स्ट्रक्चर अंदर से, तो सेल मर भी सकता है, राइट। तो उस सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव दीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब इसका एग्जांपल आपको अमीबा में मिलेगा, योर एनसीईआरटी, राइट। सो या, तो इसका काम क्या हो जाता है, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोटिक बैलेंस के बेसिस पे कितने आयंस एक सेल के अंदर रखने हैं और कितने बाहर निकाल देने हैं, इसका काम आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है, ऑलराइट। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ाई का सारा यहाँ पे खत्म होता है। एंड नाउ वी विल प्रोसीड ऑन टू द क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट डू मेक श्योर यू हिट लाइक अगर आपको कुछ भी समझ आया। मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज coming forth. I'll be posting a lot. And also do comment अगर आपको कोई डाउट होता है या anything, if any of the questions that I'll be discussing अभी, अगर उनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया, तो make sure you do let me know in the comment section. And yeah, let's begin with the questions. Okay, so starting off with the first question, आज हमारे पास है in all 14 questions, इसमें सारे टाइप के questions हैं. We have NCERT lines, we have true and false, we have previous year questions, and we also have assertion reason. So हम लोग जैसा पैटर्न अभी तक 3 वीडियोस में रहा है वैसा ही रहेगा. We'll do a mix of questions, कुछ hard होंगे, कुछ easy होंगे. So yeah, make sure you attempt all of them. And let me know अगर आपको कोई डाउट होता है in the comment section. Alright? Okay. So the first question is कि that I'll be pinning on your screen. Alright. Okay. So the first question is कि select the odd one out with respect to cell organelles of the endomembrane system, which is pretty easy. ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शंस थे Golgi apparatus, ER, vacuole and peroxisomes. So of course answer peroxisomes आ जाएगा. Peroxisomes is something जो कि अभी हम आने वाले लेक्चर में आगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे. But for the time being, you should just know कि peroxisomes is the right answer. Okay, Golgi, ER, vacuole, and अगर lysosomes होता तो even lysosomes is a part of your endomembrane system. Alright? Okay. Going on to the next question. Okay, so the second question I'll be pinning to your screen, and that is the Golgi apparatus is involved in. So the first option is formation of proteins, second is packaging and sorting of materials, third is formation of lipids, and fourth is oxidation of carbohydrates. तो आई रिमेंबर मैंने आपको स्टैम्प्स करके Golgi का फीचर्स या फंक्शंस बताए थे. स्टैम्प्स का था सिक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्रोसोम में मिलता है, मॉडिफिकेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में यूज होता है, राइट. तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन. तो मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग, ये पैकेजिंग, सॉर्टिंग, मॉडिफिकेशन, ये सारे वर्ड्स हैं, ये हम Golgi के लिए यूज़ करते हैं जब तक हम ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं. ऑलराइट. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आपका कहाँ पर हो रहा था? RER पे हो रहा था, राइट. बिकॉज RER के ऊपर आपके राइबोसोम्स अटैच थे. राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाने का. बट सिंस आपके राइबोसोम्स आपके ER पे अटैच है, तो वो पूरा एरिया ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. ये मैंने बताया था अभी, राइट. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? RER, राइट. फिर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, ये आपके SCR पे हो रहा था, राइट. हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ से लिपिड सिंथेसिस होता है और आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं, यहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम
का स्टोरेज होता है मसल सेल्स के लिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, राइट? ओके, एंड फोर्थ आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली आपकी एक साइकिल है, राइट? इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल आप आगे आने वाले चैप्टर्स में करोगे, बट कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट योर शुगर्स। तो शुगर के ब्रेक डाउन की ये साइकिल को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, एंड ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो दिस इज नॉट समथिंग दैट गोल्जी डज, बट ये साइटोप्लाज्म में होती है, इसका साइट है साइटोप्लाज्म। बट तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question that is a true and false question. Okay, so that I'll be pinning to the screen again. And the question is, the Golgi complex is present in highest number in secretory cells. So first of all, the answer is true. Yes, it is true. It is a true statement. क्यों? I remember telling you Golgi complex में जब हम stamps वाला mnemonic पढ़ रहे थे, तो उसमें जो first S था, that was for secretion. राइट? सो सिक्रीशन में मैंने आपको क्या एग्जांपल देकर समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जो जोन्स ऑफ रूट करके हमारा एक टॉपिक है जो कि आप एनाटॉमी में भी पढ़ोगे, आई विल बी टीचिंग दैट एज वेल। तो उसमें याद था कि जो आपकी रूट कैप होती है, राइट, जो जोन्स ऑफ रूट में जो आपका रूट कैप वाला पार्ट है, तो रूट कैप के जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं उनमें हाई नंबर ऑफ गोल्जी होते हैं। अब क्यों? बिकॉज गोल्जी का वन ऑफ द फंक्शंस है सिक्रीशन। अब ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सर्टेन एंजाइम्स रूट के अंदर सॉइल के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं, दैट मेक्स द सॉइल, जो कि रूट के आसपास की सॉइल है, इट मेक्स इट मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, ताकि आपकी जो रूट है, वो प्लांट की जो रूट है, वो डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट कर पाए, राइट? तो इस वजह से दिस इज वन ऑफ एग्जांपल कि, एंड इट्स ट्रू ऑल्सो। तो यस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन सेल्स में काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा जिनका काम होगा सिक्रीशन। ऑलराइट, एंड या let's move on to the next question. Okay, so the next question I'll be putting to your screen, it is another true and false wala question. And it says कि lysosomes are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. Okay, so I remember जब मैं lysosome explain कर रही थी, तो in the very starting only I told you कि ER से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे श्योरली कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो कि डायरेक्टली किसी ना किसी चीज़ में लग जाते हैं, या तो वो प्रोटीन सेल के अंदर यूज़ हो जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल है, या फिर अगर कोई फॉर्म्ड प्रोडक्ट है वो ER से निकल के या तो सीधा काम पे लग जाएगा, या तो फिर वो मॉडिफाई होने के लिए, या फिर पैकेज होने के लिए, या फिर उसमें कुछ भी स्लाइट सी चेंजेस करने हैं, तो उस चीज़ के लिए वो गोल्जी के टुवर्ड्स चला जाता है, राइट? तो आई रिमेंबर टेलिंग यू कि गोल्जी से भी कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, एंड दीज वेसिकल्स आर नथिंग बट योर लाइसोसोम्स। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे इसने बोल दिया बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन ER। आपका जो लाइसोसोम है वो आपका पैकेज होता है गोल्जी से, तो अगर यहाँ पे वो गोल्जी कहता तो दैट वुड हैव बीन द राइट स्टेटमेंट। या श्योरली ER, मैंने ये भी बताया आपको कि ER ही है रिस्पॉन्सिबल आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइट? आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस वो जो पार्ट है वो आपका प्रोटीन बना रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि प्रोटीन जो बन के आ रहा है लाइसोसोम के अंदर वो आपका गोल्जी ने बनाया है? तो दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज वो प्रोटीन आपका जो प्रोटीन है वो बन के आ रहा है आपके ER से, राइट? RER वाले पोर्शन से दैट टू। तो बट यहाँ पे पैकेजिंग इसने बोल दिया ना, द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। लाइसोसोम के अगर आप एंजाइम्स की बात करते हैं, उसके जो भी आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सारे आपके शॉर्टली ER से बन के आ रहे हैं, बट उसकी पैकेजिंग है जो उसको पुट टुगेदर करने का काम कर रहा है वो आपका गोल्जी कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स स्टेटमेंट। आई थिंक दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, moving on to the next one. Okay, so the next question is on your screen again. The question is कि lysosomes are involved in digesting biomolecules. अब biomolecules आप अपने zoology में साइड टू साइड अपनी कोचिंग्स में या स्कूल में पढ़ रहे होगे, या फिर अभी आप कवर करोगे इन सब टाइम।
तो बायोमोलिक्यूल्स जो वर्ड है ना, ये हम यूज़ करते हैं आपके ये बड़े चेन्स ऑफ, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपके छोटी सिंपल शुगर से मिल मिल के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना है कार्बोहाइड्रेट। ऐसे प्रोटीन्स आपके बने हैं अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट है, उसकी बड़ी बड़ी चेन्स आपकी प्रोटीन्स बना दे रही हैं। आपके लिपिड्स के लिए यूज़ करते हैं हम, राइट। तो जो बायोमोलिक्यूल्स है, या तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले तो हो जाती है ट्रू, राइट, कि इसमें कह रहा है कि लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। आपको मैंने अभी जस्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में भी यही बताया मैंने कि जो आपके लाइसोसोम्स हैं, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या फिर एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं, राइट, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट को जैसे तोड़ने के लिए आपका कार्बोहाइड्रेज हैं, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेजेस हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएजेस हैं, राइट। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स किसी भी स्ट्रक्चर को सिंपलर उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स ही तो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन्स, ये लिपिड्स वगैरह, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स ही हैं। तो इनके ब्रेक डाउन के लिए यस श्योरली आपके लाइसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट? ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें assertion है आपका कि the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum, and the reason that is given is कि ER आपका endoplasmic reticulum divides the intracellular space of the cell into luminal and extraluminal compartments. Good question, first of all. Okay, so अब statement by statement से analyze करेंगे, okay? So the endoplasmic reticulum, अगर मैं assertion की बात करूँ तो endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum। अब आपका assertion जो है वो correct है, alright, statement है आपका assertion जो है वो correct statement है, correct। तो आपको पता है कि आपका endoplasmic reticulum जो है वो ऐसे sacs and tubules में distributed है, जो मैंने theory में आपको भी अच्छे से समझाया, right। एंड उसके जो sac वाला part है जो कि parallel है, right, जो थोड़ा सा globular सा है portion ज़्यादा, right, वो आपका उसके ऊपर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ग्रैनुलर सा अपीयरेंस आता है, राइट। एंड उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आरईआर कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बिकॉज रफ सी अपीयरेंस आती है बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स जो कि उसके ग्रैनुलर सा स्ट्रक्चर देते हैं। मीनवाइल जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स आपके ज़्यादा ब्रांच्ड हैं, इनके ऊपर आरईआर का इनके ऊपर राइबोसोम्स का प्रेजेंस नहीं है, तो ये आपको ए ग्रैनुलर अपीयर होते हैं, स्मूथ दिखते हैं कंपेरेटिवली, राइट। हमने सब कुछ पढ़ा था, ओके। सो ये स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाती है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दिस इज करेक्ट। अब आर जो आपका रीजन है वो कहता है कि ई आर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस। अब इंट्रासेलुलर से क्या मतलब है, दो वर्ड्स होते हैं, इंट्रा और इंटर। इंटर सेल लाइक बिटवीन टू सेल्स। इंटर कॉम्पिटिशन होता है ना जैसे स्कूल्स में, तो इंटर कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दो स्कूल्स कम्पीट करते हैं आपस में, बट इंट्रा कॉम्पिटिशन इंट्रा स्कूल क्या होता है, विद इन द स्कूल आपके किसी दो क्लासेस के बीच में आपका कंपटीशन है, या फिर दो सोसाइटीज़ या फिर दो क्लब्स के बीच में कंपटीशन है, तो वो इंट्रा स्कूल हो जाता है, विद इन द स्कूल, राइट। सो इंट्रा सेलुलर मतलब विद इन द सेल, space of the cell into luminal and extraluminal compartments. This statement is also true. आपका जो ER है, तो ER के अंदर जितना भी पार्ट आ गया सेल का वो लूमिनल हो जाता है। मीनवाइल जो भी बाहर साइटोप्लाज्म में चीज़ रह जा रही है वो आपकी एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस है, राइट। या तो ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट हो जाती है, ये दोनों ही मैंने आपको थ्योरी बताई थी। बट जब आपको असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, और आपको लग रहा है कि आपको डाउट है, तो बिकॉज बीच में लग जाता है, ठीक है। अब असर्शन आप पढ़ोगे, बिकॉज, फिर रीज़न पढ़ के देखोगे, अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही तो इसका मतलब वो आप रीज़न गलत है या फिर कुछ और है उसका करेक्ट रीज़न नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है डेफिनेटली, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो आ जाएगा, जो असर्शन रीज़न का होता है कि ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब क्यों, देखो जो आपका असर्शन है वो बात कर रहा है राइबोसोम्स का ER पे प्रेजेंट होने का रीज़न, राइट, वो आपके राइबोसोम्स का ER के ऊपर प्रेजेंट होने की बात कर रहा है। तो ये उसको रफ क्यों कहते हैं, ये आपका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, राइट। आपका जो रीज़न है वो लूमिनल और एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस की बात कर रहा है, जो कि ER का साइटोप्लाज्म है, बट आपका असर्शन
पूछ रहा है कि हम उसे रफ क्यों कहते हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स का प्रेजेंस है। अगर ये आपका रीज़न कह रहा होता तो फिर ये स्टेटमेंट आपका रीज़न करेक्ट होता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, राइट? कि ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अडॉप्शन। ऑलराइट, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली अ नाइस क्वेश्चन, बट अगर आप ये पहले सॉल्व कर रहे होते तो आपको थोड़ी सी घबराहट होती, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऐसे हैवी वर्ड्स आपके ऊपर मारे जा रहे हैं बट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, सो इट वुड बी नो प्रॉब्लम, ओके, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज कि ओके, आई विल फर्स्ट पिन द क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, so the question is कि the Golgi complex plays a major role in one, digesting proteins and carbohydrates, two, as energy transferring organelles, third is कि in post translational modification of proteins and glycosidation of lipids, and the fourth option is कि in trapping the light and transforming it into chemical energy. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, जिसका आंसर इज ऑफ कोर्स थर्ड वन, राइट? अब आई एक्सप्लेन व्हाई। ओके, सो पहला जो ऑप्शन है दैट इज सेइंग कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज आपको पता है इस चीज़ के लिए आपके कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एंड वो ही रिस्पॉन्सिबल है आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए आपका लाइसोसोम आंसर होता। सेकेंड है एन एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल। अब ये इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, सो मेक श्योर यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, राइट? तो एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल इसका मतलब है कि देखो, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसको हम एटीपी कहते हैं, राइट? तो सेलुलर रेस्पिरेशन से आपका जो एटीपी सिंथेसाइज होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो यहाँ पे आपका एनर्जी फॉर्मिंग अगर एनर्जी ट्रांसफरिंग जो आपकी एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गेनल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे गॉल्गी फिर नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। इसका तो आई थिंक आपको पता ही है, आपको समझ ही आ गया कि यहाँ पे आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके जो पिगमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी ट्रैप करके उससे खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे क्यों है आंसर, राइट? तो एक तो आप एक वर्ड से समझ गए होंगे कि ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, इसका क्या मतलब होता है कि हम शुगर के अंदर जब हम लिपिड लगाते हैं या फिर हम शुगर के साथ जब प्रोटीन लगाते हैं, तो जब लिपिड है डी है तो ग्लाइकोसाइडेशन होगा, बट जब हम शुगर के साथ प्रोटीन लगा रहे हैं तो होगा ग्लाइकोसाइलेशन, राइट? ऑलराइट, तो इसमें एक लाइन है कि इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझाया कि डेफिनेटली राइबोसोम जो है आपका वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है, राइट? ओके, तो राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसका कुछ पैकेजिंग या फिर उसका रॉन्ग वर्ड, उसका कुछ उसको कुछ हद तक फंक्शनल आपका ईआर बनाता है डेफिनेटली, बिकॉज मैंने बोला था ना कि सारी चीज़ें ही परफेक्टली फंक्शनल या फिर परफेक्टली फॉल्स नहीं होती अगर आपका ईआर बना रहा है, राइट? कि वो चीज़ या तो ऐसा नहीं है कि 100% काम ही करेगी, राइट? कुछ हद तक उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से हम उसे गॉल्जी के पास भेज रहे हैं, राइट? कि उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करते, थोड़ा सी हेयर फेयर करते ताकि वो चीज़ प्रॉपरली फंक्शन हो जाए, राइट? अब पोस्ट ट्रांसलेशनल से क्या मतलब है? देखो, ट्रांसलेशन जो है ये आप अपने जेनेटिक्स में पढ़ोगे इन योर 12th क्लास, ठीक है? ट्रांसलेशन से क्या मतलब है? आई एक्सप्लेन द टॉपिक अ लिटिल ताकि आपको थोड़ा सा जिस समझ आ जाए। ट्रांसलेशन होता है कि जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ना, राइट? मैसेंजर आरएनए के ऊपर आपका राइबोसोम बैठ जाता है एंड फिर उससे वो कोड करता है प्रोटीन्स, ठीक है? प्रोटीन्स की एक चेन बन के आती है जो कि आपका राइबोसोम जो आपका राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। अमाइनो एसिड्स को साथ साथ लगाने का काम, अमाइनो एसिड्स को लगाने का काम आपका राइबोसोम करता है, राइट? तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एक्सप्लेनिंग, ये प्रोसेस को ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट? तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया, आपका प्रोटीन बन के आ गया जो कि आपका ईआर से आ रहा है, इसको मॉडिफाई कौन करेगा?
गोल्जी। मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, इन सब का काम आपका कौन करता है? गोल्जी करता है। तो यहाँ पे इससे ये मतलब हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और आपका आंसर हो जाती है अलॉन्ग विद ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, जो कि आपका गोल्जी करता ही है, राइट? ओके, okay, so the next question I'll be pinning to your screen again, and इसमें भी कुछ नए words हैं, so don't worry, but we'll do them. So the question is कि correct select the correct matching in the following pair, right? इसमें आपको correct match बताना था. So first option was rough endoplasmic reticulum with oxidation of fatty acids. Second was smooth endoplasmic reticulum with oxidation of phospholipids. Smooth ER with synthesis of lipids, and rough ER with synthesis of glycogen. So इसका correct answer is the third option. अब मैं कुछ चीज़ें explain कुछ थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा confusion ना हो. So rough ER with oxidation of fatty acids. So this is false. क्यों? Rough ER का काम मैं 100 बार बता चुकी हूँ. It is for synthesis of proteins, right? So oxidation of fatty acids का मेजरली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट? उसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर कुछ चीज़ों के लिए आपका पेरोक्सिसोम्स में ही होता है, राइट? पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया हम नेक्स्ट, लाइक नॉट पेरोक्सिसोम्स बट माइटोकॉन्ड्रिया हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही करेंगे, डू नॉट वरी, राइट? तो बट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स मेन इसका लोकेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट रफ ईयर, राइट? एंड कहीं कहीं पर पेरोक्सिसोम्स भी रहते हैं. अभी के लिए आपको बस इतना जानना है. ओके, स्मूथ ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, नॉट एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन हम नहीं कहेंगे, यू नो. स्मूथ ईयर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, राइट? तो ये भी गलत हो जाता है. फिर आते हैं स्मूथ ईयर फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड योर आंसर एज वेल. फिर है कि रफ ईयर फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. देखो, ग्लाइकोजन का जो आपका सिंथेसिस है, जिस फॉर इन्फॉर्मेशन, वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि यू नो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन का पूरा मॉलिक्यूल बनता है. बट दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग. रफ ईयर आपका सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है एंड योर आंसर बिकम्स द थर्ड ऑप्शन, राइट? So the next question is also a question जिसमें बहुत सारे आपके heavy words यूज़ हो रहे हैं, but trust me, ये वाला question will actually सब कुछ चीज़ें समझ आएंगे. एंड इसके कुछ पार्ट्स आपके डिटेल में यू नो 12th क्लास में भी है. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक इसमें से एक जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छे से डिटेल में ही है पूरा चैप्टर, यू नो. या the question I'll be pinning to your screen, alright? The question is कि the Golgi complex participates in, first is fatty acid breakdown, formation of secretory vesicles, activation of amino acids, and respiration in bacteria. Alright, so इसका correct answer is the second statement, by the way. I'll tell you. Okay, so fatty acid breakdown जो है इसको हम फैंसी ये ज़्यादा बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं. एंड इसकी प्राइमरी जो साइट्स हैं आपके वो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स है. ठीक है, बस आपको इतना जानना है अभी के लिए. अरे ओके, सो फैटी एसिड ब्रेकडाउन, इनके लिए आपकी साइट्स कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स. ये दोनों ही हम डिटेल में करेंगे इन अपकमिंग वीडियोज़. अरे अब आता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ओके, तो अभी कुछ एक क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन क्या होता है. सो ट्रांसलेशन का जो फर्स्ट इनिशियल कुछ स्टेप्स होते हैं ना, उनमें से एक आपका होता है चार्जिंग ऑफ योर अमाइनो एसिड. ठीक है, तो उससे क्या मतलब होता है कि बेसिकली हम एटीपी का एक मॉलिक्यूल आपके अमाइनो एसिड के साथ लगा देते हैं जब आपका प्रोटीन बन रहा हो, जब आपका प्रोटीन बनने को होता है, राइट? मैंने आपको बताया था ना कि राइबोसोम का काम होता है इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ना, राइट? इससे क्या होता है, एक पूरे अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है और उस अमाइनो एसिड की चेन को ही हम प्रोटीन्स कहते हैं, राइट? तो एक अमाइनो एसिड को सबसे पहले चार्ज किया जाता है, उसके साथ एनर्जी लगाई जाती है, राइट? तो इसको हम एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं फॉर ट्रांसलेशन, राइट? तो ये बट आपका गोल्जी नहीं कर रहा, राइट? ये ऐसा कोई काम मैंने आपको नहीं बताया कि गोल्जी कर रहा हो, तो ये यहाँ नहीं होता, इसलिए गोल्जी का काम नहीं है. एंड फोर्थ आ जाता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया.
तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, आई रिमेंबर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसलिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपका मेसोसोम बना देती है, राइट। मेसोसोम के कुछ मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, इट वाज रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम आपका मेसोसोम्स करते हैं, राइट। तो वहाँ हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, यस, इसका काम आपका गोल्जी करता है, राइट। गोल्जी का फर्स्ट जो लाइक 2 स्टैम्प्स में जो फर्स्ट वर्ड है वो ही है सिक्रीशन। तो सिक्रीशन ऑफ सम थिंग्स, लेकिन वेसिकल्स बनाने का काम आपका गोल्जी कर रहा है, राइट। तो यस, सेकेंड ऑप्शन बिकम्स योर आंसर, राइट। Okay, so the last question for today is key. If the pH in lysosome is increased to alkaline, what will be the outcome? Right? तो इससे बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि एंड में क्या होगा, what would happen to the lysosome, right? So the first option was कि lysosomal enzymes become more active. Next was it will function more efficiently. Hydrolytic enzymes will become inactive, or lysosomal enzymes will be released into the cytoplasm. ओके, तो अगर आपको पता है, मैंने बताया भी था कि लाइसोसोम्स का बेस्ट एक्टिव स्टेज कौन सा है, जब उसका पीएच कम हो, एसिडिक हो। अगर मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू भी बताऊँ तो इट इज़ सपोज टू बी समवॉट इन बिटवीन 4.5 to 5, लाइक इतना एसिडिक कंडीशन होना चाहिए फॉर इट टू फंक्शन प्रॉपरली, और एट इट्स बेस्ट आई वुड से। तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन तो देखो गलत है, राइट। इसका आंसर करेक्ट इज एक्चुअली द थर्ड ऑप्शन कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विल बी इनएक्टिव। ओके, सो जब वो फंक्शन करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, बट अगर आप बेसिक पीएच दे रहे हो तो उसकी जो सूटेबल कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, राइट। उसको चाहिए क्या, एसिडिक पीएच चाहिए, पर आप क्या दे रहे हो, बेसिक पीएच दे रहे हो। तो क्या होता है कि जो आपका एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है, राइट। वो ढंग से काम नहीं करेगा, उसको जो कंडीशन चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसका काम जो है वो हिंडर हो गया है। तो उसकी जो डाइजेस्टिव एबिलिटी है आपके लाइसोसोम की, वो ख़त्म हो जाती है, राइट। वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो उसके जो अंदर के एंजाइम्स हैं उनका कोई काम नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि अल्कलाइन पीएच दे दिया तो वो आपके सेल के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे या फिर बहुत अच्छे से काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसी के साथ आंसर वुड बी थर्ड वन, बिकॉज जब आपको ऑप्टिमल पीएच नहीं मिल रहा है लाइसोसोम के ढंग से काम करने के लिए, राइट, उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर के एंजाइम्स बोलेंगे हम क्या करें, राइट। तो सब काम छोड़ के बैठ जाएंगे एंड वो काम नहीं करेंगे, राइट, उनको अच्छा कंडीशन नहीं मिल रहा, सो दे विल बिकम इनएक्टिव। And with that, we are done with today's lecture. We were done with today's questions. Make sure you do like the video and also subscribe to the channel, alright. And also let me know in the comment section if you did not understand anything, alright. And I'll see you in the next lecture, alright. Tab tak, make sure you practice more questions. Okay.